हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में नील्स बोर का थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। नील्स बोर का परमाणु मॉडल आपने अभी तक पढ़ा है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इसमें हुआ क्या है कि जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो दोष उत्पन्न हुआ था, तो नील्स बोर ने नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, है ना। तो 1913 में मैक्स प्लांक के सिद्धांत का सहारा लेकर इन्होंने एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, है ना। एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखते हैं। तो पहला है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्ष होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, चक्रण करते रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्रण करता रहता है। इस वृत्ताकार कक्षा को हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक है। नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षा संभव है। पहला ध्यान सुन ले। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर कई अनेक कक्षाएं संभव है, वृत्तीय कक्षाएं संभव है। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में चक्रण करता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में ऑर्बिट में घूमता है, जिनका कोणीय संवेग mvr इक्वल टू nh/2π हो। कोणीय संवेग क्या हो? कोणीय संवेग mvr इक्वल टू nh/2π हो, जहां m जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अब v होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, r होता है परमाणु या कक्ष, परमाणु की त्रिज्या, h जो होता है वह प्लांक स्थिरांक। इसका मान आप लोग पढ़े 6.625 into 10 to the power -27 अर्ग सेकेंड ठीक है। अर्ग सेकेंड होता है 6.625 into 10 to the power -27 अर्ग सेकेंड होता है। और n जो होता है, यह जो n है mvr n जो है, यह कक्ष की संख्या 1 2 3 4 या k l m और n, जो आप लोग जूनियर सेक्शन में पढ़े होंगे। तो इसमें कई कक्षा संभव है। तो इस कक्षा को क्या कहते हैं? के कक्षा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? के कक्षा। और इसे
L कक्ष, इसे M कक्ष और इसे N कक्ष कहेंगे। ठीक है, तो कक्षा के बारे में यह ऑर्बिट के बारे में नील्स बोर बताया। अब अगला बिंदु है कि इलेक्ट्रॉन यदि, ध्यान सुने, इलेक्ट्रॉन यदि अपने ही पथ पर, अपने ही पथ से मतलब है यदि K कक्ष हो या L कक्ष हो अथवा M कक्ष हो या अथवा N कक्ष हो, अपने ही कक्ष में घूमता है, इलेक्ट्रॉन यदि अपने ही कक्ष में घूमता है, तो ऐसी स्थिति में न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण करता है। इलेक्ट्रॉन यदि अपने ही कक्ष में घूमता है, चक्रण करता है, तो ऐसी स्थिति में न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण करता है। ठीक है, अब देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो पहले ऊर्जा लेता है, ग्रहण करेगा, तभी वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण पूर्ण क्वांटा के रूप में होता है ना। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्या होता है? पूर्ण क्वांटा के रूप में होता है। आप पिछले क्लास में क्वांटा पढ़ चुके हैं। क्वांटा मतलब क्या? ऊर्जा का बंडल होता है। तो अगले बिंदु है ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण पूर्ण क्वांटा h न्यू के रूप में होता है। है ना, पूर्ण क्वांटा के रूप में होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण पूर्ण क्वांटा के रूप में होता है। h न्यू पढ़े थे प्लांक सिद्धांत में, है ना। यदि E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल E तो इक्वल टू h न्यू। तो E2 माइनस E1, E2 हो गया दूसरे कक्ष की ऊर्जा और E1 हो गया पहले कक्ष की ऊर्जा। तो डेल E इक्वल टू h न्यू, तो डेल E इक्वल टू h न्यू। और चूंकि हम लोग जानते हैं न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, तो डेल E इक्वल टू क्या हो जाएगा? h c अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और c प्लांक कांस्टेंट है और c प्रकाश का वेग है, यह दोनों कांस्टेंट है, तो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सिद्धांत है, हम लोग पढ़ते हैं कि परमाणु स्पेक्ट्रा में रेखा, प्राप्त रेखा इलेक्ट्रॉन की उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदकर आने से प्राप्त होती है। परमाणु स्पेक्ट्रा में प्राप्त रेखा इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदकर आने से प्राप्त होती है। तो आप देखे होंगे, पढ़े थे हम लोग, परमाणु का स्पेक्ट्रम पढ़े थे। तो ऊंचे लेवल से पहले लेवल पर 8वें लेवल से पहले पर, फिर 7वें पर, फिर 6वें पर, फिर से चौथे से, फिर 5वें से, फिर पहले से, फिर तीसरे पर आता है। पहले कक्ष में आ रहा है तो लाइन से नहीं बना था। ठीक है, तो ये आपके बोर मॉडल का, नील्स बोर का परमाणु मॉडल हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बोर त्रिज्या, ये बोर त्रिज्या आप हम लोग देखते हैं कैसा डेरिवेशन है। कक्षा की बोर त्रिज्या, कक्षा की बोर त्रिज्या। अब देखिए कक्षा की बोर त्रिज्या कैसे। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के चारों ओर चक्रण करता है। तो इसमें दो प्रकार के बल लगते हैं।
एक प्रकार का बल है जो नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, और दूसरा होता है अपकेंद्रक बल, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। दो बल कार्य करता है यहाँ। तो यहां देखें, यह है नाभिक है, यहां पर इसके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या Z और आवेश E, और यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, चक्रण करता है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, नाभिक में प्रोटॉन है, प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इस पर चक्रण करता है। इस पर दो बल कार्य करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चक्रण करता है तो किस वेग से करता है, v वेग से करता है। किस वेग से, v वेग से इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह क्या है, m है। और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है यह r है, त्रिज्या है। तो इसमें दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो होता है अभिकेंद्रक बल और दूसरा होता है अपकेंद्रक बल। अभिकेंद्रक बल से मतलब है कि नाभिक द्वारा जो बल लगाया जाता है वह कहलाता है अभिकेंद्रक बल। हाँ, अपकेंद्रक बल होता है जो नाभिक से दूर जाता है, दूर बल लग रहा है। एक तो नाभिक चाहता है जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचे, और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम बाहर की ओर जाएं, तो यह अपकेंद्रक बल हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दो बल कार्य करता है और दोनों बल एक दूसरे को क्या करता है, संतुलित करता है। तो नाभिक द्वारा लगाया गया, नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, आकर्षण बल इक्वल टू जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। जेड ई इंटू ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। कैसे हुआ, ध्यान दें। अब हम लोग कूलम्बिक बल पढ़े होंगे, तो इसमें क्या है, सपोज करिए कि दो ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट है, आप पढ़े होंगे कि दो ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस d है। सपोज कर लीजिए इसका m1 है और इसका m2। तो दोनों पर जो बल लगता है, यह बल जो होता है, फोर्स जो होता है, इसके इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो क्या m1 m2 क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के पिंड के द्रव्यमान है और दोनों की दूरी जो यह d है, ठीक है। तो इस पर जो बल लगता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, Ze और E गुणन हो गया, अब बटे R जो हो गया क्या, परमाणु की त्रिज्या। अब दूसरा है कि अपकेंद्रक बल। अपकेंद्रक बल, अपकेंद्रक बल से मतलब है केंद्र के बाहर की ओर। तो mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। जहां m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, v क्या होता है, वेग होता है, r त्रिज्या होता है, z परमाणु क्रमांक है, e जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश है, r क्या है, कक्ष की त्रिज्या है। अब चूंकि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित किए हुए रहता है, दोनों बल एक दूसरे को क्या करता है, संतुलित करता है, इसीलिए दोनों बल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत और बराबर हो जाता है, एक दूसरे के विपरीत और बराबर कार्य करता है। अब देखिए यहां अभिकेंद्रक बल अभिकेंद्रक जो नाभिक द्वारा बल बराबर अपकेंद्रक
इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो। ठीक है, तो एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो जाएगा। एक कैंसिल हो गया तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है ना, आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो बोर्ड समीकरण से एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो भी यदि हम निकालते हैं तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन भी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे ना। यह कहां से आया, बोर्ड सिद्धांत से। एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब चूंकि इसमें से भी निकाले एन एच अपॉन यह 2 एम आर क्या हो गया, नीचे आ गया, तो 2 पाई एम आर हो गया। ठीक, अब भी का मान समीकरण 1 में रखने पर भी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब भी का मान कैसे समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए यहां। अब जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम, अब भी बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, ऊपर चला आएगा। ठीक, अब देखिए जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यह आपके एम कैंसिल, एक आर, यह आर कैंसिल है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिया गुना कर लेंगे, तो आर निकालना। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर हुआ। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो यह आपका क्या निकल गया, त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक जेड 1 होता है, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम डी के घाते 2। तो हाइड्रोजन परमाणु की क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि n को छोड़ करके h है, 4 पाई है, m है और e है, सभी स्थिरांक है ना। ये सभी क्या है, स्थिरांक है। n को छोड़कर सभी राशियां स्थिरांक है।
स्थिरांक है। मतलब h 4 पाई m और e यह क्या है, स्थिरांक। तो क्या हो जाता है, जब कोई स्थिरांक हो जाता है तो समानुपाती, तो r समानुपाती n²। कहने मतलब जैसे जैसे कोषों की संख्या n का मान वर्ग में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, त्रिज्या का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो कक्षाओं की त्रिज्या का जो अनुपात होता है, कक्षाओं के